तो ऊपर भी तो मतलब कहने का भगवान में अच्छे लोगों की जरूरत है। आ जाओ, अब आगे बढ़े बस। हेलो, शांति के साथ वापस इधर। हम लोग चैप्टर कर रहे थे, उसका नाम था रूरल डेवलपमेंट। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था कौन सी तारीख को? कोई तारीख बताएगा मेरे को, डेट बताएगा? 22 दिसंबर को। ओके, और इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा वो हमने यही पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसका मीनिंग पढ़ा, और हमने कहा देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन रूरल डेवलपमेंट। वन इज कौन सा? लिंगरिंग प्रॉब्लम, और दूसरा इमर्जिंग प्रॉब्लम। फिर लिंगरिंग प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम थी, एक रूरल और दूसरा रूरल क्रेडिट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। फिर हम आ गए थे रूरल मार्केटिंग के ऊपर। हमने कहा रूरल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ माल को बेचने से नहीं है, उसमें बहुत सारे काम हमने गिनाए। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के हमने पढ़ा व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया टू इम्प्रूव द मार्केटिंग स्कीम। मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, हमने वो भी सारा उसके अंदर पढ़ा। ठीक है जी। और हम इसी पॉइंट्स में पढ़ते पढ़ते हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कौन सा? रेगुलेटेड। दूसरा कौन सा पढ़ा? सोसाइटीज। तीसरा ओके, चौथा और पांचवा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, और छठा यानी 6 काम गवर्नमेंट ने किए। 6 काम गवर्नमेंट ने किए, जिसमें सबसे लास्ट वाला था एमएसपी, विच इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है जी। लेकिन इसके साथ ही अब लिखो इसकी कंक्लूजन। करो इसको कंक्लूड, जल्दी से करो कंक्लूड, और लिखो कंक्लूजन फटाफट। लिखो ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस मेजर्स। कंक्लूजन में लिखो ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। On account of all these measures taken by the government, comma, agricultural marketing has made some notable improvements. Agricultural marketing has made some notable improvements. But the fact is that the small and marginal farmers are still forced to do distress sale. To the money lenders and commission agents. Still 90% of the agricultural marketing is handled by private sector. Of the agricultural marketing is handled by the private sector, और प्राइवेट ट्रेडर्स कर लो, प्राइवेट ट्रेडर्स। Still 90% of the agricultural marketing is handled by the private traders. आग इतनी फड़ गई क्या? यहाँ पे क्या चक्कर है? दुखी का रखा है ऐसा होता है। बाई दाई वाली आंख का चक्कर। ये तो कौन सी वाली आंख है? राइट हैंड है, दाई आंख। कुछ नहीं होता, ऐसे 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 कर रखा है, दुखी का रखा है। या आगे लिखो
देर इज इसी में आगे देर इज some more improvements या some more measures required to improve the agricultural marketing। हमने कंक्लूड कर दिया, कंक्लूड ये किया हमने कि देखो जो गवर्नमेंट ने काम किया ना, ये 6 बातें जो हमने ऊपर पढ़ी, ये 6 की 6 ठीक थी, इससे बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस भी आए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी सच्चाई ये है कि 90% एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसके हाथ में है? प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में। आज भी जो छोटा किसान है वो आज भी डिस्ट्रेस सेल करने के लिए मजबूर है। किसको? मनी लेंडर्स को और ट्रेडर्स को, कमीशन एजेंट्स को। उसके पीछे कुछ और इंप्रूवमेंट लेने की जरूरत है, कुछ और मेजर्स लेने की जरूरत है। तो कौन कौन से मेजर्स लिखो? नंबर 1, अब आगे लिखो इसमें अदर मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। टॉपिक चेंज हो गया, अदर मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और उसमें एक ही मेजर हम लिखेंगे, दैट इज अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्कीम। अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्कीम या लिख सकते हो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। देखो ये जो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स की बात हो रही है ना, ये आज ये किताब लिखे हुए कितने साल हो गए होंगे, ये चैप्टर कब लिखा गया होगा, और आज उसी बात के विरुद्ध हंगामा चल रहा है। ये वही स्कीम है। ये पता क्या बोलता है? ये बोलता है मंडी के अलावा किसान को कोई और जगह भी दो जहां पे किसान अपना प्रोड्यूस बेच सके। आपने अगर नोट किया हो, किसी बच्चे ने आप से नोट किया हो, और कभी आप मार्केट में रेगुलर जाने वाले बच्चे अगर हो, तो आपने नोट किया होगा आज से 5 या 7 साल पहले, 5 मतलब अगर आप 12वीं क्लास में हो तो अगर आपको याद हो 7th क्लास तक का कहीं और आप बाजार गए हो, आपने कभी भी सब्जी को सुपरमार्केट में बिकते हुए नहीं देखा होगा। देखा था कभी आज से पहले? अब सब्जी से लेके फ्रूट से लेके सब कुछ आपको बिग बाजार में बिकता हुआ दिखता है। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। मालूम है आपको? ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब सीधे के सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू आलू प्याज सीधा का सीधा फार्मर से परचेज करती हैं और थोक के अंदर होलसेल में परचेज करती हैं, और अपने सभी इनका एक सेंट्रल परचेज जगह होती है जहां पे पूरे मार्केट के लिए परचेज किया जाता है, पूरे हरियाणा के लिए। और फिर क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो बिग बाजार हुआ, ये जो बड़े बड़े रिलायंस हुआ या विशाल मेगा मार्ट हुआ, जहां कहीं पे भी आपको सब्जी मिलती है, इन चीजों की चीजें मिलती, फार्मर्स प्रोडक्ट मिलते हैं, वो एक ही जगह पे बाय किए जाते हैं सेंट्रल यूनिट के अंदर, और फिर उसके बाद सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते उनके अपने उस जगह पे। ऐसा काम होता है। ये भी चल रहा है, इसके लिए कोई लड़ाई नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही हिस्सा है। आपने कभी देखे चिप्स खा के? चिप्स खाए आपने? लेस चिप्स आती है, अंकल चिप्स खाए ना आप लोग? हैं? आप मानते हो क्या होता है? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अ सेकेंड बिग एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां आलू उगते हैं ना, वो आलू उगने के बाद सौदा नहीं होता है। आलू अभी जमीन में ही होते हैं पहले ही। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है लैंड इज योर्स बट द प्रोडक्ट इज माइन। लैंड इज योर्स बट द प्रोडक्ट इज माइन। जो भी प्रोडक्ट वहां से निकलेगा वो मेरा होगा, चाहे ज्यादा निकले या कम निकले। लेकिन कम निकलने पे लफड़ा होता है, ज्यादा पे लफड़ा नहीं होता। यही किसान का डर है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे साइन कर दिए और मेरा प्रोड्यूस जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वैसा नहीं निकला, और मुझे उसने पैसे दिए वापस मांगने शुरू कर दिए एडवांस, तो मैं किस पे जाऊंगा? मुझे कोर्ट में जाने का हक चाहिए। बिल्कुल सही मांग है उसकी, उसको कोर्ट में जाने का हक चाहिए, और ये हक उसको मिल रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही डिमांड है। ऐसा मुझे क्यों लगा? चलो ठीक है जी। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। यानी अगर सोच के देखो, हम दालों को देखते हैं सुपरमार्केट के अंदर, चावल को देखते हैं सुपरमार्केट के अंदर, अभी धीरे धीरे सब्जियों को सुपरमार्केट में हम देखने लग गए। ये सब चीजें सुपरमार्केट में आ रही है ना, बिक रही है ना।
अनाज मंडी के अलावा अनाज कहीं और बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यो जितने भी ये सुपरमार्केट है ये भी अनाज मंडी में जाते हैं और वहां से अनाज खरीदते हैं, उसको साफ करवाते हैं दालों को, उनको 1-1 किलो की पैकिंग में पैक करते हैं और सेल्फ के ऊपर साफ सुथरी करके सजा के रख देते हैं। और उस बीच में जो किसान से भाव लेते हैं, जो सब्जी जो वहां का अनाज मंडी का भाव होता है और जो सुपरमार्केट का भाव होता है, उसके अंदर उनका प्रॉफिट छिपा होता है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। अरे उगाने वाला तो किसान ही है, उगाने वाला तो किसान ही है। बस किसान और बिग बाजार के बीच में एक आदमी बैठा है जिसको ये गवर्नमेंट हटाना चाहती है। किसान और बिग बाजार, आप गए और बिग बाजार, कोई एक आइटम बताओ दाल की जो ना मिलती है वहां पे, बताओ चावल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वहां पे? मिलता है ना। लेकिन उससे कभी पूछना कहां से खरीदते हो, वो बोलेगा होलसेलर या आड़ती, कमीशन एजेंट, जिसे हम विलेज ट्रेडर कह रहे हैं या कमीशन एजेंट कह रहे हैं। क्या आप सीधे किसान से खरीद सकते हो? बोलेगा नहीं, अलाउड नहीं है, हम बाय नहीं कर सकते। उस हटाने को बीच में, यानी अगर सोच के देखो बीच के आदमी का अगर प्रॉफिट हट जाएगा तो उसका बेनिफिट सीधा किसकी जेब में जाने वाला है? फार्मर की जेब में जाने वाला है। इस बात को समझाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और ये किताब बोलती है आज से कितने साल पहले, और खुद नाम बोला किताब ने, बिग बाजार हुआ, अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे बाजार खुले हैं जहां पे हम इन चीजों को बेच रहे हैं। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। लिखो इसके अंदर 2 लाइनें बंद करें, लिखो emerging alternatives of agricultural marketing is a hope for small and marginal farmers, is a hope for small and marginal farmers। ठीक है जी, direct sale by the farmers to the consumer is the main objective of this channel। Main objective of this channel। ठीक है जी। The state of Punjab and Haryana, the state of Punjab, हरियाणा एंड राजस्थान, तीनों लगा दो। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान लॉन्चिंग या लॉन्च्ड दिस चैनल। लॉन्च्ड दिस चैनल। सब एग्जाम्पल्स आर अपनी मंडी, ऐसी दुकानें खोली गई अपनी मंडी के नाम से। सब एग्जाम्पल्स आर अपनी मंडी, कॉमा, बिग बाजार, ETC। आगे लिखो, डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स, या नेक्स्ट में डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स, direct sale contract with the farmers by Reliance Industries, by Reliance Retail Industries is one of the example of alternative marketing। सोचो, पंजाब गवर्नमेंट ने खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहां पे आओ, सीधे फार्मर से डायरेक्ट सामान परचेज करो और अपने सेंटर्स खोलो रिलायंस रिटेल के नाम से, और वहां पे हमारा प्रोड्यूस बिके। सुनो, ये एक टाइम था जब यहाँ 3 गवर्नमेंट, ये मैंने आज हम बोल रहे हैं इस बात को किताब कब से लिखी, किताब को थोड़ी मालूम तो किसान आंदोलन चलेगा।
अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। आज उसी रिलायंस की सारी दुकानों को खुद जाके तोड़ फोड़ के उसको बंद करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि रिलायंस की जो सिम है उसको भी तोड़ा जा रहा है, रिलायंस के टावर की तारें काटी जा रही हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि रिलायंस एक चाइनीज इंडस्ट्री है। यही सोच रहे हैं ना वो लोग कि वो एक चाइनीज इंडस्ट्री है। इन्हें मालूम नहीं कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसको पता क्या बोलते हैं, हमने गवर्नमेंट को 5,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया अभी तक, क्योंकि हमने सारे टोल फ्री कर दिए। पर ये नहीं मालूम कि पंजाब का खुद कितना नुकसान हो गया। वहां कोई बिजनेस नहीं चल रहा था दिनों से। अभी तो हुड़दंग मची हुई है, हुड़दंग। रात को गंदे गंदे गाने लगा के डांस किया जा रहा है दारू पी के आंदोलन के अंदर। वहां जो लड़कियां जाती हैं पूछने के लिए माइक लेके, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। अभी हुड़दंग मची है। अब डंडे मारने का टाइम आ गया। अब हाँ, डंडे मारने का टाइम आ गया। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब जो ये लड़के वहां पहुंच गए हैं, उनके बीच में कुछ गलत एलिमेंट भी घुस गए हैं। आंदोलन अब जगह पे ठीक था, लेकिन अब कुछ गलत एलिमेंट भी बीच में आ गए। अब बहुत गलत हो रहा है वहां पे। वहां आसपास जो लोग रहते हैं उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। कभी किसी के घर में छलांग मार के घुस जाना, कभी किसी को परेशान कर देना। वहां जो लेडीज रहती हैं, जो लड़कियां रहती हैं, उन पर गलत कमेंट पास करना, ये सब कुछ वहां चल रहा है अभी इस आंदोलन में। ये टीवी दिखा रहा है, मैं नहीं बोलता हूँ। जी न्यूज दिखा रहा है, जी हिंदुस्तान दिखा रहा है, आज तक दिखा रहा है। कल तो सारे न्यूज चैनल पे खबर थी। कल सभी न्यूज चैनल के ऊपर एक खबर चल रही थी कि ऐसा वहां पे हो रहा है, विद प्रूफ एंड ऑल दैट। खुद न्यूज एंकर के साथ ये काम किया गया। जो न्यूज की एंकर है उसके साथ ये छेड़छाड़ की गई है, उसको घेर लिया गया और धक्के मारे गए। तो कहे कि किसान और कहे कि इंसानियत। अभी तो ना इंसान रहा, ना किसान रहा, ना इंसानियत रही, ना किसानियत। अब तो वहां हुड़दंग मच रहा है। दारू की बोतलें आ रखी हैं, खूब पिया जा रहा है, रात को डांस किया जा रहा है। ऊंचे ऊंचे गाने लगा के सड़क के बीचों बीच डांस चल रहा है। उसके भी वीडियो लोगों ने वायरल किए हुए हैं। ये आज जो हम बातें पढ़ रहे हैं, क्या ये किसी को जाके पढ़ा सकते हैं वहां पे कि बातें आज जो लिखी है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, ये किसने किया था? लिखा ना, अभी क्या लिखा? द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान लॉन्च्ड। उन्होंने लॉन्च की थी स्कीम। ये किसी को मालूम था कि आज इस बात पे लड़ाई होने वाली है? इतने साल पहले बुक लिखी गई। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके लिए काम किया गया। सोच के देखो, ये लोग लड़ लड़ के कंपनियां बंद करने की बात कर रहे हैं कि जियो का सिम तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम सारी उस कंपनियों को तोड़ देंगे जो मोदी की हैं। अरे मेरी बात सुन के देखो, सोच के देखो। रिलायंस इंडस्ट्री मोदी के आने के बाद स्टार्ट हुई क्या? धीरू भाई अंबानी कब से कंपनी चला रहा है? ये मोदी के आने के बाद स्टार्ट हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन लोगों को इतनी समझ में नहीं आ रही किसका नुकसान कर रहे हो। हम अपनी कंपनी का नुकसान करके चाइनीज वालों को बोल रहे हैं देखो हमने अपनी कंपनी का सब कुछ बंद कर दिया, अब तुम और बेचो, यहाँ पे फोन फटाफट बेचो अपना सामान। ये काम चल रहा है। अंदर खाते बहुत गलत सोचा जा रहा है बेटे। दिस इज अ वेरी बिग रॉन्ग थिंकिंग गोइंग ऑन इनसाइड, जो आउट नहीं दिख रही है, जो बाहर से नजर नहीं आ रही है। अंदर में बहुत बड़ी प्लानिंग है। इट्स अ वेरी बिग प्लानिंग जो चल रही है। जो दूर तक सोचोगे, बैठ के ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं आएगी, पर हमें दिखती है फार अवे की बहुत बड़ी प्लानिंग है। लेकिन छोटे में हमें दिखता है कि आंदोलन चल रहा है, लेकिन दूर की प्लानिंग बहुत गंदी है। उसके बारे में सोच के भी शर्म आती है। कोई आदमी आज तक अपनी कंपनी, अपने देश की कंपनी को, ऐसी कंपनी जिसने इतने लाखों लोगों को नौकरी दे रखी हो, उसको आग लगाता है क्या? कोई ऐसा आंदोलन आज तक हुआ? आज तक ऐसा आंदोलन हुआ कि आपने किसी कंपनी का सिम तोड़ दिया हो? सबसे सस्ता डाटा देने वाला आज की तारीख में कौन है मालूम है? सबसे सस्ता देने वाला है जियो। अरे जहां आती है, जहां नहीं आती वहां तो टावर की कमी है, लेकिन जहां आ रही है, जहां आती है आज। अच्छा देखो, सब वहां बोला जा रहा है कि बीएसएनएल बिक गया। अरे मैं बोलता हूं मैंने अभी खरीदा बीएसएनएल का। आपने भी परचेज किया है वाईफाई? कौन सी कंपनी का लिया आपने? बिक गई बीएसएनएल। किसने बेच दी? किसको बेच दी? कहां बेची बीएसएनएल? मैंने अभी बाय किया बीएसएनएल का। अच्छा भी चलता है सर, उसका नेटवर्क भी अच्छा होता है। और कितना अच्छा नेटवर्क है। मैं सारी क्लासेस उससे अपलोड करता हूँ, 1 सेकंड में अपलोड होती है। कितनी हाई स्पीड आ रही है, 75 की स्पीड आ रही है। कहां बिक गई बीएसएनएल? लेकिन वहां लेक्चर में बोला जा रहा है मोदी ने बीएसएनएल बेच दी, मोदी ने रेल बेच दी, मोदी ने ये बेच दिया। दिखाओ कहां बिकी, कौन सी बिकी? और बेचने में क्या बुराई है यार? अगर गवर्नमेंट कंपनियां लॉस पे जा रही हैं, लोग काम नहीं करना चाहते, खा पी के भी पड़े रहेंगे, तो प्राइवेट कंपनीज को आगे आना पड़ेगा ना। अगर ऐसी बात होती तो 1991 के अंदर एलपीजी कौन लाया था? मोदी लाया था। इज इट मोदी गवर्नमेंट टू ब्रिंग एलपीजी?
इट वॉज कांग्रेस गवर्नमेंट टू ब्रिंग एलपीजी। व्हाट वाज एलपीजी? आपने पढ़ा ना सारा का सारा। क्या किया था हमने? अपने दरवाजे खोल दिए थे, आओ बिजनेस ओपन करो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त पे कौन सी गवर्नमेंट थी? विच गवर्नमेंट वाज देयर? क्यों नहीं समझ रहे लोग इस बात? एलपीजी लाने वाला कौन था देश के अंदर? हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। हु ब्रॉट एलपीजी इन द कंट्री एंड व्हाई वी ब्रॉट इट? क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर के ऊपर बेस रह के अपने हालात इतने गंदे कर लिए थे कि हमारे पास 14 दिन का भी पैसा नहीं बचा था। क्या? कौन सा स्टॉक? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक। ये प्राइवेट सेक्टर पे हम डिपेंड थे। 1947 से लेकर 1990 तक हम पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड थे, और पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड रहते हुए हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि इंडिया का नाम ब्लैक लिस्ट हो जाता अगर हम एलपीजी पॉलिसी पे साइन न करते वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो हम पब्लिक सेक्टर में रह के देख चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर देश का कितना भला कर सकता है, और उसी के बाद हमने शिफ्ट करके हम सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स इकोनॉमी में शिफ्ट किए थे 1991 के अंदर। आज हम दोबारा वही बात कर रहे हैं। क्या? मोदी ने सब बेच दिया, मोदी ने सब, अरे इनका बिकना शुरू से चालू है, ये आज नहीं बिका। कितनी कंपनियां ऐसी थी जो पब्लिक थी जिन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया एलपीजी पॉलिसी के तहत। आपने तो पढ़ा ना, आपने तो खुद ये बात पढ़ी। ये बुक में जो लिखा है झूठ थोड़ी लिखा सारा का सारा, हमने इस किताब में पढ़ा। उन्हें थोड़ी मालूम था किसान आंदोलन होने वाला है और हम कंपनियां तोड़नी स्टार्ट कर देंगे, इन्हें थोड़ी मालूम था। ये जो सच्चाई है वो लिखी गई किताब के अंदर, झूठ नहीं लिखा है। तो ये एक अल्टरनेटिव था, उस वक्त पे भी जरूरत थी, आज भी इसकी जरूरत है। ठीक है, तो आ जाओ इसके आगे लिखो एक लाइन और, फिर बंद करें। इनफैक्ट अब देखो यहां सच्चाई लिखी है। इनफैक्ट these companies are offering advance payment to the farmers to supply farm products at predetermined rates. आगे लिखो लास्ट में, it is hoped that this system of marketing will help the small farmers to grow. And it will increase the demand of their farm product. It will increase the demand of their farm product. And also reduce the price risk for the small and marginal farmers. For the small and marginal farmers. आप सोच के देखो एक बात, आज आपके घरों में, ऑलमोस्ट सभी घरों में सिलाई मशीन से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, गैस से लेके, फ्रिज से लेते हुए, एसी से होते हुए, कार, स्कूटर, सब कुछ है। ऑलमोस्ट सभी घर संपन्न घर होते हैं आजकल, जिसे हम संपूर्ण घर कहते हैं, सब कुछ है। आजकल मार्केट में आटा चक्की पीसने वाली मशीनें भी आ रही हैं जो एक टाइम के अंदर 5 किलो से 7 किलो आटा पीस देती हैं। घरों के अंदर लोग लगा रहे हैं, क्योंकि आटे की कंपनियां जो है उन पर लोगों को विश्वास नहीं है इतना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलावट होती है, तो वो धोते भी नहीं ठीक तरह से। आजकल ऐसा हो रहा है। आप सोच के देखो, अगर थोड़ा सा प्राइस आटा चक्की का कम कर दिया जाए, उन्हें बोलते हैं आटा पीसने, जैसे ग्राइंडर होते हैं ना घरों में, ऐसी मशीनें आ रही हैं, उसमें नीचे वो दिखाते हैं, कई बार टीवी पे आ रहा है, उसमें नीचे वो रखो और ऊपर से आप डालो कनक 5 किलो, और वो 5 किलो आटे में से आपको 4.5 किलो तक आटा निकाल के देती है, और बाद में झाड़ के साफ करके उसको बंद कर दो। 5 दिन का काम हो गया। ठीक है, आटा चक्की की मशीन घर में लगने लगी, घरों के अंदर। आप सोच के देखो, अगर ये स्कीम काम करती,
और हर सुपर मार्केट के ऊपर आपको कनक मिलनी स्टार्ट हो जाए, फ्रेश व्हीट। जैसे जैसे 1-1 किलो के पैकेट आपके दालों के बिक रहे हैं और चावल के बिक रहे हैं, ऐसे ही अगर आप मान के देखो व्हीट, बिना पिसा हुआ आटा, फ्रेश व्हीट 5-5 किलो के और 2-2 किलो के बिकने स्टार्ट हो जाए, आप कनक रखने की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब लोग क्यों नहीं खरीदते उसको? क्योंकि इसके लिए पहले कनक स्टोर करनी पड़ेगी, फिर उसको धोना पड़ेगा, धो के उसको पीसना पड़ेगा। अगर आपके साथ ये काम सुपरमार्केट में हो जाए, सोच के देखो, और दुकानों पे हो जाए, तो सिर्फ अंबाला कैंट के अंदर कम से कम ज्यादा नहीं तो 5000 दुकान होंगी कम से कम किराने की, कम से कम। और कम से कम 4-5 बड़े सुपरमार्केट भी होंगे। और ऐसे पूरे इंडिया में कितने होंगे? अगर हर जगह पे कनक पैक होके थोड़ी सी महंगे रेट पे बिकनी स्टार्ट हो जाए, और जिसको आटा पीसना है वो घर पे कनक खरीद के लाए और मशीन में डाल के आटा पीस के अपना फर्स्ट क्लास रोटी बना के खा ले। अगर ये काम स्टार्ट हो जाए तो कितनी सपोर्ट मिल जाए इससे फार्मर्स को। इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। बस लड़वा दो, अगर कुछ अच्छा करने लगे तो लड़वा दो, और लड़वा के जो है बना बनाया उसे भी तोड़वा दो, और उसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, अब सरकार ठीक करती फिरेगी। ये वाला काम है, बस लड़वा दो और तुड़वा दो। अच्छी बात कोई नहीं सोचवाएगा, ना सोचेगा ना सोचवाएगा। कोई उनके भले की सोचेगा ही नहीं कि भैया ये आंदोलन खत्म होने के बाद तुम घर जब वापस जाओगे फिर तुम्हारा आगे क्या होगा। वो बात उन्हें कोई नहीं बताएगा, वो बात कोई नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में होगा क्या, असल क्या है। असल ये है कि तुम्हारे को अपना प्रोडक्ट बेचना है, उस दाम पे बेचना है ताकि तुम्हें आत्महत्या न करनी पड़े। बस फैसला यहां करना है, और ऐसी मार्केट में गारंटी मिल जाए कि वो दाम तुम्हें मिलना चाहिए। यानी जितना किसान का लगा है उतना कम से कम उसको अगर मिलना स्टार्ट हो जाए ना, उतना भी, तो कभी आत्महत्या ना करे। वो कोई नहीं दिलवाएगा, ना कोई सरकार और ना कोई एड वाले, कोई नहीं दिलवाएगा। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको इसके अगेंस्ट में खिलवा दो, भड़का दो और भड़का के आग लगवा दो। ये बातें जो आपने भी किताब में लिखी, क्या लिखा आपने? यही एक होप है किनके लिए? स्मॉल फार्मर्स के लिए और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ये आज नहीं सोचा गया 2020 के अंदर। ये किताब को आज इसी दिन को पढ़ते पढ़ते 7 साल तो मुझे हो गए ये काम पढ़ाते हुए, ये देख के ऐसा ही लिखा हुआ है किताब के अंदर। 7 साल पहले सोच लिया गया था कि आंदोलन किया जाएगा, किसान आंदोलन। किसी ने सोचा था? तब की सरकारों ने भी ये सोचा था कि हम अगर कोई मार्केटिंग चैनल बनाए मंडियों से अलावा तो किसानों का भला होगा। उन्होंने सोचा था पर वो लागू नहीं कर पाए, वो सोच किताबों में दबी रह गई। वो कोशिश तो की उन्होंने, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। सच है ये किताबों में लिखी बातें हैं। अगर मैं बोलूं तो गलत है, लेकिन ये बुक तो गलत नहीं हो सकती। बुक तो टी.आर. जैन ने लिखी है, मैं तो बोल रहा हूं, पढ़ के बोल रहा हूं। किताब में लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में है, आप इस चीज को पेपर में लिखने वाले हो। ठीक है, आ जाओ अगला। एक और मेजर लिया गया, दूसरा, सेकंड मेजर। द सेकंड मेजर इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। अब ये होता क्या है, और ये पेपर में आने वाला टॉपिक है। लिखो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये पेपर में आएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू adopting farming patterns, inputs and sources of rural employment different from the present ones. प्रेजेंट वन जो भी है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट।
change in farming pattern means spreading of farming between different crops. ब्रैकेट में लिख लो, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, कॉटन, etc. Adopting different input means shift from chemical fertilizers to organic farming. Other sources of rural employment means shift from farm sector to non-farming sector. अब एक बार इसको पढ़ना जरा ऊपर से, एक बार पढ़ो ऊपर से, टू नॉन फार्मिंग सेक्टर। एक बार पढ़ने से तो लिखा है सारा, पढ़ना जरा। एक मिनट रुको, शांति के साथ आप भी सुनना सारा, मैं जब कहूंगा अंडरलाइन करना। हाँ, शुरू से करो। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर टू अडॉप्टिंग फार्मिंग पैटर्न्स, इनपुट्स। ओके, अडॉप्टिंग फार्मिंग पैटर्न, अंडरलाइन करो, फार्मिंग पैटर्न अलग से अंडरलाइन कियो। फिर उसके बाद कॉमा, इनपुट, उसको अंडरलाइन करो। उसके बाद हाँ, डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वन। ओके, सोर्सेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसको अंडरलाइन करो। ये तीन बातें आई थी ना ऊपर, सुनो, ये तीन बातें आई थी ना, कौन कौन सी? पहली फार्मिंग पैटर्न, दूसरी इनपुट्स, तीसरी मैंने तीनों को नीचे एक्सप्लेन किया है। ओके, अब आगे पढ़ो। कैसा कौन सा, सॉरी दोबारा पढ़ो। अंडरलाइन किया है, उसको भी नंबर 1 दे दो, इसको भी नंबर 1 दे दो। हाँ जी, चेंजिंग फार्मिंग पैटर्न, ये जो आपने यहाँ अंडरलाइन किया ना, यहाँ पे सबसे पहला कहाँ लिखा है? फार्मिंग पैटर्न, ये ना, इसको नंबर 1 दो यहाँ पे, और यहाँ से नंबर 1 दे दो जहाँ लिखा है आपने चेंजिंग फार्मिंग पैटर्न। हाँ जी, पढ़ो क्या लिखा है? Changing farming pattern means spreading of farming between different crops. Adopting different inputs means shifting from chemical fertilizer to organic farming. और तीसरा? Other sources of rural employment means shift from farm sector to non-farming sector. आई बात समझ में आपको? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें तीन बातें आती हैं। पहली, चेंजिंग ऑफ फार्मिंग पैटर्न, उसका मतलब है कणक और जीरी से बाहर आके दूसरी फसलें उगाना, जिसमें सोयाबीन, जिसमें कॉटन, जिसमें मस्टर्ड सीड्स, ये तेल ये सब कुछ उगाना, जो भी होता है। ठीक है जी, पहला। दूसरा इसके अंदर आता है क्या? Chemical इनपुट्स, अडॉप्टिंग न्यू इनपुट्स, उसका मतलब होता है केमिकल जो हम आजकल डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उसको छोड़ के और किस में आना? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। और तीसरा होता है सोर्सेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, का मतलब है कि फार्मिंग पे कम डिपेंड होना और नॉन फार्मिंग सेक्टर पे ज्यादा डिपेंड होना। यानी किसान को अगर पूरा बदलना है तो तीन काम करने होंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। पहला, उसे वो जो रेगुलर फसलें उगाता आ रहा है, कनक और जीरी, कनक और चावल, उसे कम करना होगा और शिफ्ट करके दूसरी तरफ जाना होगा। दूसरा, वो जो केमिकल्स यूज करता जा रहा है, उसको कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी होगी। और तीसरा, उसे फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग सेक्टर की तरफ जाना होगा, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हुआ, लाइफ स्टॉक फार्मिंग हुआ, पोल्ट्री फार्म्स हुआ, उसके बाद हॉर्टिकल्चर हुआ, बहुत सारी बातें हैं।
मतलब फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, उसके बाद गाय भैंसे रख के डेयरी खोल देना, पोल्ट्री फार्म खोल देना, यानी उसको फार्मिंग पे अब कम डिपेंड होना चाहिए और नॉन फार्मिंग सेक्टर की तरफ जाना चाहिए ताकि उसकी डिपेंडेंस एक जगह से हट जाए। वो अभी तक एक ही जगह पे डिपेंड है, वहां घाटा तो बिल्कुल हो गया बाटा। और उसके अलावा इस तरफ आ जाए, मान लो देखो, मान लो कि अगर उसको खेती में घाटा हो गया, एटलीस्ट डेयरी चल रही है ना, वहां से खाने के पैसे निकल रहे हैं। मान लो खेती में इस बार बिल्कुल भी फसल नहीं हो पाई या बाढ़ आ गई, लेकिन पोल्ट्री फार्म तो है, एटलीस्ट वहां से कुछ इनकम आ जाएगी। ये वाला काम सोचना चाहिए हर एक किसान को, यानी हर एक किसान को दो काम करने चाहिए, एक काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट ने आज से कई साल पहले कहा था, लेकिन उसका फायदा किसानों ने क्या उठाया, एक काम किया और आज वो फ्री है तो फ्री होके फिर 30-40 दिन से वहां जाके बैठ गए। इतनी बड़ी पिकनिक तो मैं बोलता हूं कोई जा नहीं सकता। इतनी बड़ी पिकनिक में मैं चला जाऊं ना तो मेरा काम बंद हो जाए, सच्ची बोलता। आप जाके दिखाओ, आज मम्मी डैडी को बोलो, मम्मी डैडी को बोलो कि 40 दिन की पिकनिक पे जाके दिखाओ। मम्मी पता कि डैडी क्या बोलेंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। काम करने वाले इंसान के पास टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। ये वो लोग हैं जो बेले हैं और हुड़दंग हैं। आप जा सकते हो, मम्मी जा सकती है 40 दिन के लिए घर छोड़ के आपके अकेले? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अरे सुनो, जिसके पास काम है ना उसके पास इन चीजों का टाइम ही नहीं है, नहीं है टाइम। आप किसी काम वाले आदमी से मिलो जो बेला नहीं है, वो बोलेगा यार 40 दिन से मैं वहां बैठ जाऊं, कैसे बैठ जाऊं, मेरा काम कौन संभालेगा है? और हाँ, और सुनो, 6-6 महीने का राशन अब पैक होके जा रहा है ट्रॉलियों में भर के। अबे 6 महीने का राशन तुम्हारे पास है, उसको बेच के पैसे कमा लो ना, काय को तुम वहां बैठ के तुम कर रहे हो? इतने ट्रॉलियां भर के राशन की भेज रहे हो, पीजे बना रहे हो। इतना कुछ अगर तुम कर सकते थे, एक स्कूल नहीं खोल सकते क्या किसानों के बच्चों के लिए? मैं डालूंगा अपनी सैलरी में 10% अपने यहाँ की इनकम का, मैं लिख के देता हूँ, यहाँ का 10% मैं दान दूंगा, तुम स्कूल खोलो तो सही किसानों के बच्चों के लिए। हॉस्पिटल खोल दो, सिर्फ किसानों की फैमिली, फ्री इलाज, किसानों के बच्चों का फ्री इलाज। जो किसान है 5 एकड़ से नीचे जगह है, उसके बच्चे को 12वीं क्लास तक फ्री स्टडी। मैं वहां जाके 3 घंटे पढ़ा के आऊंगा फ्री में, और मैं साथ में अपने वो भी दूंगा, क्या बोलते हैं, 10वां भी निकाल के दूंगा। मैं रेडी हूं इस काम के लिए। बोलो मेरे जैसे कितने लोग रेडी होंगे? खोलो, ये नहीं करेगा कोई। इससे पता क्या हो जाएगा, परमानेंट भला हो जाएगा। फिर सरकार के खिलाफ लड़ाओगे कैसे? इससे परमानेंट भलाई हो जाएगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे परमानेंट भला हो जाए किसी का। अगर परमानेंट भला हो गया तो भड़काओगे किसे? फिर भड़कने के लिए कोई चाहिए, है ना? अगर हमने किसी का परमानेंट भला कर दिया, उसे अमीर बना दिया। अब किसान को मालूम है हर गांव में एक स्कूल है जहां अच्छी एजुकेशन मिलती है, मेरा बच्चा वहां फ्री में पढ़ सकता है। अगर ऐसी फैसिलिटी किसान को मिल गई तो फिर किसान सड़कों पे जाके बैठेगा नहीं किसी के बोलने पे, और फिर लड़ाओगे कैसे आपस में? कहानी यहां खराब है। जहां परमानेंट भला हो सकता है ना, वहां नहीं करा जाएगा। हाँ, जहां टेम्परेरी में पीछे खिलाने की बात है, टेम्परेरी के अंदर उनको क्या बोलते हैं, मसाज मशीन लगाने की बात है, टेम्परेरी के अंदर उनको अच्छे टेम्परेरी सबको हम कर दिया है। और उसके ऊपर मालूम है कितने लाख करोड़ खर्च हो चुका अभी तक इस आंदोलन के ऊपर? उतने लाख करोड़ में तो आधे पंजाब और हरियाणा के किसानों का लोन माफ हो जाता। कितना पैसा लग गया वहां पे, है? कोई नहीं करेगा वो काम, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे परमानेंट। हाँ, छोटे किसानों को एक ट्रैक्टर दिलवा दो। नए ट्रैक्टरों पे इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के आज रोडों पे घूम रहे हैं। अरे छोटे किसान को एक ट्रैक्टर दिलवा दो भाई, छोटा ट्रैक्टर दिलवा दो, वो बेचारा अपने काम पे खेती करे। ये नहीं करना चाहता कोई, उससे परमानेंट भलाई हो जाएगी। अगर खास से इतना पैसा है ना, तो पता क्या करो, एक साथ 1 लाख ट्रैक्टर परचेज करो और किसानों को फ्री में देना स्टार्ट कर दो। हर किसान को फ्री में ट्रैक्टर बांटना स्टार्ट करो ना, पैसा लगाओ, मैं डालता हूं पैसा, चलो हम सब मिलकर डालेंगे। ये नहीं करना चाहता कोई, ठीक है? आ जाओ आगे लिखो, द नीड, बस खत्म करते हैं, छोटा सा पॉइंट लिखो, द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसी में द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन arise because of 2 reasons। क्यों जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन की? इसके पीछे के 2 रीजन हैं। द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अराइज बिकॉज ऑफ 2 रीजन। नंबर 1,
reducing the risk of exclusive dependence on farm sector. Reducing the risk of exclusive dependence on farm sector. और दूसरा, provide sustainable employment to rural people. एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, पक्की एम्प्लॉयमेंट या आजीविका के लिए एम्प्लॉयमेंट, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू रूरल पीपल। ये दो मेन कारण है ताकि हमें खेती के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है जी। बस यहाँ खत्म, कल इसका लास्ट टॉपिक और बाहर, ठीक है जी। चलो